जय श्री श्याम। आज आपको श्याम बाबा के चमत्कार की नहीं बल्कि जादू की कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था ऋषभ और एक का नाम था राहुल। दोनों श्याम बाबा के भक्त ही नहीं बल्कि श्याम बाबा के दीवाने थे। बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी कि हम खाटू श्याम जी जाएं और श्याम बाबा के दर्शन करके आएं। राहुल शादीशुदा था जबकि ऋषभ अभी तक कुंवारा ही था। राहुल जब भी अपनी पत्नी से पूछता वो हमेशा मना ही कर देती। वो बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी श्याम बाबा के दर्शन करने, तो मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहते हो, जब देखो तब दोस्तों के साथ ही जाना चाहते हो। और राहुल अपने दोस्तों के साथ ही जाना चाहता था, फैमिली को वो बाद में लेकर के जाना चाहता था। उसकी दोस्तों के साथ बहुत पहले से बातचीत थी कि हम श्याम बाबा के दर्शन करने साथ में चलेंगे, लेकिन उसकी वाइफ उसकी एक नहीं सुनती थी। वो हमेशा यही बोलती कि जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी वरना तुम नहीं जाओगे। राहुल मिसमिसा के रह जाता था। वो यही सोचता था कि शायद श्याम बाबा का अभी बुलावा ही नहीं आया है, जब आएगा तब अपने आप चल पड़ेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लगा कि साक्षात श्याम बाबा का बुलावा ही आया है। उसकी पत्नी ने राहुल को बुलाया और बोली कि एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम हो ही आओ, क्योंकि जब तक तुम अपने दोस्तों के साथ जा कर के आओगे नहीं तब तक तुम मुझे लेकर जाओगे नहीं। तो इससे अच्छा यही है कि तुम एक बार हो आओ, लेकिन वादा करो मुझसे कि इसके बाद तुम तुरंत ही मुझे भी खाटू श्याम जी घुमा कर लाओगे। राहुल बोला, अरे मेरी धर्म पत्नी, बिल्कुल घुमा कर लेके आऊँगा, बस एक बार तो मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाने दे। वो बोली ठीक है जाओ। अब तो राहुल की खुशी का भाई साहब ठिकाना नहीं था। राहुल ने तुरंत ऋषभ को फ़ोन किया, बोला मैं आधे घंटे में तेरे घर आ रहा हूँ, मेरी वाइफ ने परमिशन दे दी है और अपने खाटू श्याम जी चल रहे हैं। अब ऋषभ की भी उधर खुशी का ठिकाना नहीं, उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। राहुल बोला ऐसा मौका बार बार नहीं आता, निकल ही लेते हैं। राहुल ने अपनी गाड़ी निकाली, सामान डाला और ऋषभ के घर पहुंच गया। उधर ऋषभ बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था और वो तुरंत आकर के गाड़ी में बैठा। अब इन दोनों के मन में एक ख्याल आया कि यार 5 सीटर गाड़ी है, पीछे वाली सीट खाली पड़ी है, अब इतनी दूर जा ही रहे हैं तो क्यों ना किसी एक को और साथ में ले लें। ऋषभ बोला कि ठीक है ऐसा ही करते हैं यार, अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी खाली जाए, जब श्याम बाबा के दर्शन करने जा ही रहे हैं तो किसी एक को और साथ लेकर चलते हैं। राहुल बोला एक काम कर, रजत को फ़ोन कर ले, रजत को साथ लेकर चलते हैं। ऋषभ ने बोला रजत? भाई रजत नहीं जाएगा, उसको जाना होता है नैनीताल, मनाली, ये सब जगह। वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, वो चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, उसे लेकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। राहुल बोला कि अरे यार साथ में लेकर चलते तो हैं, एक बार खाटू जाएगा ना तो वो भी श्याम बाबा का दीवाना हो जाएगा। ऐसे लोगों को साथ में लेकर जाने का तो मज़ा ही अलग है, उसको भी तो ज़रा लाइव चमत्कार दिखा के लेके आते हैं। ऋषभ बोला सही तो कह रहा है, खैर तू चल ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ, अगर मान गया तो। इसने फ़ोन किया, उधर रजत ने फ़ोन उठाया, बोला कि ऐसा कर जल्दी से अपना बैग पैक कर ले और कहीं घूमने चल रहे हैं। रजत ने पूछा भी कहाँ चल रहे हो, कुछ बता तो दो। बोला हम तेरे घर पे आ रहे हैं और वहीं पर आकर तुझे सब कुछ बताएंगे। और ये सीधा रजत के घर पे पहुंच गए, उसके घर के आगे गाड़ी लगा दी। रजत बाहर निकल के आया और गाड़ी की विंडो पे ही खड़ा हो गया, बातचीत करने लगा। बोला कहाँ जा रहे हो, कम से कम बता तो दो मुझे, नैनीताल चलें, मनाली चलें, जम्मू कश्मीर चलें, कहाँ चलें? बोला अरे यहाँ सब नहीं, खाटू श्याम जी चल रहे हैं, जल्दी से बैठ गाड़ी में, घर वालों को बोल दे अभी 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। रजत बोलता है कि खाटू श्याम जी तुम लोग यार कब ये अपना अंधविश्वास छोड़ोगे? कुछ नहीं होता इन सब से, टाइम वेस्ट है, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, कहीं ठंडी जगह चलते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं यार, मनाली, नैनीताल, थोड़ा राजस्थान, तुम लोग राजस्थान ही तुम्हें जाने का सूझा। भाई राजस्थान में यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से तुम लोग खाटू श्याम जी जा रहे हो, वहाँ पता है कितनी भीड़ होती है, कितनी लाइन लगती है अंधविश्वासियों की।
बेवकूफ़ों की तरह लोग इतनी देर देर तक लाइन में खड़े रहते हैं चमत्कार की उम्मीद में। भाई कुछ नहीं होता ये चमत्कार वमत्कार, तुम लोग मान जाओ मेरी बात। ऋषभ बोला, एक काम कर, तू इस बार तो हमारे संग चल, अगली बार कहीं और चल लेंगे। रजत बोला, अरे भाई कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे चलना है तो नैनीताल चल, बता मैं अभी गाड़ी में बैठूं। और ये तुम जो चमत्कार करते हो ना, ये सब कुछ भी नहीं होता है भाई। चमत्कार के पीछे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई साइंस जुड़ी हुई होती है या फिर कोई कोइंसिडेंस होता है। इसके अलावा चमत्कार कुछ नहीं होता। अब ऋषभ के दिमाग में एक आइडिया आया इसको लेकर जाने का साथ में, क्योंकि इनको लेकर जाना ही था। इनको श्याम बाबा का चमत्कार इसको लाइव दिखाना ही था। इनको अंदर से पूरा विश्वास था कि जब हम पहली बार खाटू श्याम जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो बाबा दिखाते ही दिखाते हैं। इसने बोला, अच्छा एक काम कर, मेरे से शर्त लगा ले, अगर तुझे कोई भी चमत्कार का एहसास अगर ना हुआ और हम खाटू से घर वापस आ गए, तो जो तू कहेगा हम वो करेंगे। हम तुरंत ही तेरे संग कहीं भी घूमने चलेंगे, तू जो कहेगा। अगर तू कहे तो 10-10 हज़ार की शर्त भी लगा ले। और राहुल बोला, ठीक है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, चाहे मेरी वाइफ से मुझे कितनी भी लड़ाई करनी पड़ जाए, लेकिन मैं तुझे कहीं और घुमाने लेकर चलूँगा अगर तुझे किसी भी चमत्कार का कोई भी एहसास नहीं हुआ तो। अब रजत के मन में लालच आ गया, बोला ठीक है, इस बार मैं भी देखूं कि आखिर ये लोग इतने पागल क्यों हैं, क्यों इतनी भीड़ है खाटू में। रजत ने कहा, ठीक है 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने कपड़े लेकर आता हूँ, चलते हैं। रजत कपड़े वपड़े लेके आया और पीछे वाली सीट पर बैठ गया और तीनों दोस्त निकल पड़े अब खाटू श्याम जी के लिए। लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चली, टोटल 600 किलोमीटर गाड़ी चलनी थी। 200-250 किलोमीटर चली और फिर ये तीनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके। तीनों दोस्तों ने मस्त पेट भर के खाना खाया। रात हो चुकी थी, इनको 2-3 बजे तक खाटू पहुंचना था और इस टाइम पर बज रहे थे लगभग 12। खाना वाना खा के पेट भर के मस्त होके अपना फिर से गाड़ी में बैठे और चलने शुरू हो गए। लगभग 200 किलोमीटर और चले। अब वहाँ से खाटू श्याम जी की दूरी 150-200 किलोमीटर की बची हुई थी। ऋषभ गाड़ी चला रहा था, राहुल बराबर वाली सीट पर बैठा था और पीछे बैठा हुआ था रजत, जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी। ये दोनों इतनी दूर तक गाड़ी बदल बदल के चला करके आ रहे थे। रजत आराम से पीछे बैठकर नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। ऋषभ को अब थोड़ी थोड़ी मस्ती सूझने लगी थी। उसे पता था कि अब 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ ही है और हम जल्दी से अब खाटू पहुंच जाएं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। रोड बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, सुनसान रोड थी। राहुल उसको बार बार मना करा जा रहा था कि भाई इतनी तेज़ गाड़ी मत चला, जल्दी किस बात की है, पहुंच जाएंगे ना आराम से। लेकिन ऋषभ उसकी एक नहीं सुन रहा। वो और मस्ती के मूड में आ जाता और गाड़ी का एक्सीलेटर फिर से दबा देता। गाड़ी लगभग 120-130 की स्पीड पर फिर से रफ्तार पकड़ लेती। राहुल उसको बार बार मना कर रहा था और पीछे बैठा हुआ रजत भी बार बार कह रहा था कि भाई इतनी तेज़ गाड़ी मत चला, देख मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, तुम लोग ये कर क्या रहे हो। लेकिन ऋषभ अब मौज मस्ती के मूड में था। तीनों एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक गांव था, बिल्कुल सुनसान रोड थी, लेकिन अचानक से इनकी गाड़ी के ठीक सामने एक नीलगाय आ गई और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्टीयरिंग लड़खड़ाने लग गया। ऋषभ ने घबरा कर बहुत तेज़ी से ब्रेक मारे, लेकिन गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली गई और जा कर के एक पेड़ से टकरा गई। दोनों आगे बैठे हुए राहुल और ऋषभ दहशत की वजह से हैंड टू हैंड वहीं पर बेहोश हो गए, लेकिन दोनों में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। रजत पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, वो अगली सीट से टकराया
और फ्लोर पर गिर पड़ा, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। उसके भी एक भी खरोंच नहीं आई। वो घबरा गया, एकदम से उठा और दोनों को ज़ोर से हिलाया कि उठो उठो उठो, तुम दोनों कर क्या रहे थे? मैं इतनी देर से मना कर रहा था कि इतनी तेज़ गाड़ी मत चलाओ, लेकिन ये ऋषभ है कि मेरी मानता ही नहीं है। उसने दोनों को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं उठा। उसने जल्दी से बाहर निकला गेट खोल करके और आगे जाकर देखा गाड़ी भी बिल्कुल सही सलामत थी। गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ था, एक खरोंच तक नहीं आई थी गाड़ी में। उसने गेट खोले, आगे के ड्राइवर सीट का गेट खोला, दोनों की सीट बेल्ट हटाई और दोनों को बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं उठा। उसने एक एक करके बहुत मेहनत से दोनों को पीछे वाली सीट पर बैठाया, क्योंकि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सड़क पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ रात में ट्रक चल रहे थे और वो भी तेज़ी से क्रॉस हो जा रहे थे। कोई भी वहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं था। रजत बिल्कुल घबरा चुका था, बिल्कुल घबराहट की हालत में आ गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या। उसने कुछ नहीं सोचा और बस ड्राइविंग वाली सीट का गेट खोला और स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी में बैठ गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी दोनों बेहोश ही पड़े हुए थे और ये सिर्फ दहशत की वजह से बेहोश हुए थे, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे थे। रजत ने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी खाटू श्याम जी का बचा हुआ था। गाड़ी की स्क्रीन पर जो मैप लगा हुआ था, जो लोकेशन लगी हुई थी, उसने उस लोकेशन को जस्ट फॉलो करना शुरू कर दिया और मन में यही सोचता रहा कि रास्ते में कोई तो अस्पताल पड़ेगा जहां पर मैं इनको एडमिट करा दूंगा, इनको दिखा लूँगा किसी डॉक्टर को। लेकिन गाड़ी चलती रही, अपनी रफ्तार से चलती रही और एक जगह जाकर उस गाड़ी में ब्रेक लगे। बहुत देर बाद, 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगते हैं और जब रजत अपना सर ऊपर करके देखता है तो गाड़ी तोरण द्वार के सामने खड़ी हुई थी। तोरण द्वार के सामने खड़ी हुई थी। रजत पूरा पसीना पसीना हो रहा था, जबकि गाड़ी में एसी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। गाड़ी बिल्कुल चिल्ड थी, लेकिन रजत पसीना पसीना हो रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग को छोड़कर गाड़ी का गेट खोल करके बाहर निकला और गाड़ी के आगे बैठ गया और अपना माथा पकड़ लिया। पीछे बैठे ऋषभ और राहुल को होश आया। अपने आप ही उन दोनों को होश आया। वो दोनों गाड़ी से उतरे और जब सामने देखा तो तोरण द्वार नज़र आ रहा था। इनको कुछ समझ नहीं आया। इनको बस ये याद था कि हमारा 2-2.5 घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और अब हम तोरण द्वार पे आके खड़े कैसे हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? दोनों ने देखा कि रजत कहाँ है। जब देखा तो रजत गाड़ी के बोनट के आगे पालती मारकर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। इन्होंने उसको झकझोड़ा और पूछा कि भाई, ये गाड़ी यहाँ कैसे आई? इस गाड़ी को कौन चला कर लेकर आया? रजत की आंखों में आंसू थे। घबराहट से पूरा शरीर कांप रहा था। बोला, भाइयों, मुझे नहीं पता ये गाड़ी यहाँ कैसे आई। मैंने आज से पहले कभी भी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं पकड़ा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी कैसे है। रास्ते में कोई अस्पताल ही नहीं पड़ा। मैं पूरे रास्ते अस्पताल देख रहा था। मैं गाड़ी चला कैसे रहा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई। ऋषभ और राहुल मुस्कुराए, तोरण द्वार की तरफ देखा, बाबा को शत शत प्रणाम किया, रजत को संभाला, उसको बोला, देख लिया
खाटू वाले का चमत्कार। अब तू बता इसके पीछे कौन सी साइंस है और कौन सा कोइंसिडेंस है, बता हमें। लेकिन रजत के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो पागल सा हो गया था, बावला हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये पॉसिबल है कैसे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि उस दिन उस गाड़ी में 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे, और चौथा कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्याम बाबा बैठे हुए थे। गाड़ी रजत नहीं, श्याम बाबा चला करके उस दिन तोरण द्वार तक लेकर के आए थे। मत जाइयो खाटू के दरबार, वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार, वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार। तू बन के बावरा खाटू की गलियों में डोलेगा, तू बन के बावरा खाटू की गलियों में डोलेगा, और चिल्ला के मेरे श्याम का जादू है, सर चढ़कर कैसे मेरे श्याम का जादू है कि भैया